जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीए पार्ट फर्स्ट के एक फेमस एस्से को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑफ स्टडीज़ बाय फ्रांसिस बेकन। यह 500 शब्दों का एस्से जिसका नाम ऑफ स्टडीज़ है और इसे फ्रांसिस बेकन ने लिखा है। इस वीडियो में मैं इस एस्से को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप अच्छे से समझकर अपने एग्ज़ाम में द बेस्ट परफॉर्म कर सकें। इस एस्से को समझने से पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझ लें, इसके इंट्रोडक्शन को जान लें कि आखिर ये है क्या। और इस इंट्रोडक्शन को जानने के बाद हम इस एस्से में जो बेकन का अपना ओपिनियन है इसे समझ पाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रेनेसा पीरियड के दौरान एलिजाबेथन काल के लोगों को इतना ज़्यादा प्रभावित होना पड़ा, या फिर हम कह सकते हैं कि रेनेसा पीरियड ने एलिजाबेथन काल के लोगों को इतना अधिक प्रभावित किया कि अध्ययन करना उनके जीवन का आवश्यक अंग बन चुका था। अर्थात कि पुनर्जागरण के दौरान जब लोग जागरूक होते चले गए तो वो समझ गए कि हम एक ही ऐसा तरीका है और वो है ज्ञान, जिसकी सहायता से अपने आप को अच्छे व्यक्तित्व के रूप में निखार सकते हैं, अपने साथ साथ अपने समाज का भी उत्थान कर सकते हैं, उसको वृद्धि पर ला सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एलिजाबेथन काल के जो लोग थे वो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं अध्ययन ही उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसकी सहायता से वो अपने उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। तब जाके ये जो लोग थे वो लगातार ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। अब उस समय ज्ञान प्राप्त करने के लिए उतना रिसोर्स नहीं था जितना कि इन दिनों हमें देखने को मिलता है। तो जिन मोटे किताबों को पढ़कर या फिर जो ब्रॉड लेवल की जानकारी को हासिल कर वो अपने आप को संतुष्ट करते हैं, उस जगह पर वो तनिक जानकारी हासिल करके अपने आप को संतुष्ट कर लिया करते थे। ठीक इसी के विरुद्ध लेखक अपना ओपिनियन देते हैं। लेखक के अनुसार छोटे उपाय से अध्ययन केवल महत्वहीन पुस्तकों के लिए ही उचित है। आप अगर किसी शॉर्ट फार्मूला के तहत, शॉर्ट वे के तहत आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो ध्यान रहे ये सिर्फ और सिर्फ छोटा बड़ा ज्ञान तो नहीं होता, लेकिन आप जिस टॉपिक के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं आप उसके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं हासिल कर पाएंगे अगर आप छोटे छोटे उपाय से पढ़ते हैं। तो बेकन इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि अध्ययन का एकमात्र उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना ही है, बल्कि इस एस्से में उनका अलग मत है। वो इसलिए नहीं कहते कि आप अध्ययन करो और आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ उस अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करना हो, बल्कि इसके साथ साथ वो और भी कई शब्द का प्रयोग करते हैं और भी कई अलग अलग रूप में अध्ययन को प्रस्तुत करते हैं। उनका विचार है कि अध्ययन हमें आनंद देता है, तो आपको आनंद के लिए भी पढ़ना चाहिए। अध्ययन हमारी प्रभावशीलता को बढ़ाता है, तो हमें अपने प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। अध्ययन करने से हमारे अंदर जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान से हमारे कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो हमें अपने वर्क एक्टिविटी को, अपने वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी अध्ययन करना चाहिए, ऐसा बेकन कहते हैं। मैंने अभी बताया था कि बेकन के अनुसार अध्ययन सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि आप ज्ञान प्राप्त करो, बल्कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आनंद मिलता है, जिनको मज़ा आता है और वो उस आनंद के लिए लगातार अध्ययन करते हैं। कुछ लोग अपनी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, तो कुछ लोग कहीं डिबेट करने के लिए, तो कुछ लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग कार्य के लिए भी अध्ययन किया करते हैं। वह अत्यधिक अध्ययन के विरुद्ध भी चेतावनी देते हैं, मतलब कि वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अध्ययन पर ही समय व्यतीत करना अच्छी बात नहीं है। मतलब 24 घंटे अगर आप अध्ययन ही करते रह रहे हैं तो फिर आप अपने जीवन का लाभ कब उठाएंगे। इसीलिए बहुत अधिक अध्ययन के विरुद्ध वो चेतावनी देते हैं। और फिर क्या कहते हैं, वह स्वाभाविक क्षमताओं एवं व्यवहारिक अनुभव को भी महत्व देते हैं। और यह निबंध, लेखक इस निबंध में बुद्धि के बारे में, विचारों के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे अध्ययन करने से हमारी बुद्धि में, हमारे विचार में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। इस निबंध में वो अनेक उन्हीं विचारों को प्रस्तुत करते हैं जिनको कि उन्होंने विस्तार पूर्वक अपने एक ग्रंथ द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में प्रस्तुत किया है। जो सारी बातें हमें द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में देखने को मिलती हैं, ठीक उससे मिलता जुलता ही थीम हमें इस प्रकार के अध्ययन में, इस प्रकार के इनके एस्से में देखने को मिलता है। अब वो कहते हैं कि
अध्ययन के उपचार संबंधी जो भी महत्व पर वो प्रकाश डालने के साथ साथ वो कहते हैं ये भी, जैसे मेरे कहने का मतलब कि वो इस एस्से में सिर्फ और सिर्फ अध्ययन के सकारात्मक चीज़ों के बारे में ही नहीं बताते हैं, बल्कि वो अध्ययन के जो कमियां हैं उन पर भी चर्चा इस एस्से में फ्रांसिस बेकन करते हैं। समझ में आ गया। अब ये था हमारा कुछ इंट्रोडक्शन। अब शुरू करते हैं हम इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। जैसा कि हम जानते हैं फॉर ऑर्नामेंट का मतलब होता है इफेक्टिवनेस यानी कि दिखावा, एबिलिटी का मतलब होता है स्किल एंड परफेक्शन यानी कि क्षमता। उसके बाद दियर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, फॉर ऑर्नामेंट is in discourse, and for ability is in the judgment and disposition of business. For expert man can execute and perhaps judge of particulars one by one, but the general counsel and the plots and marshalling of affairs come best from those that are learned. अब ज़रा यहाँ ध्यान समझना, ये जितने भी वर्ड्स हैं इसको मैंने बताया कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, जैसे प्राइवेटनेस और रिटायरिंग का मतलब होता है एलॉन यानी कि अकेलापन, डिस्कॉर्स का मतलब होता है वार्तालाप यानी कन्वर्सेशन, जजमेंट का मतलब होता है डिसीजन या फिर किसी प्रकार का निर्णय लेना। समझ में आ गया। अब इसका हिंदी अनुवाद सुनिए। स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी उद्देश्य के साथ पढ़ना ही अध्ययन है, इतना तो तय है, लेकिन उसी अध्ययन से हमें आनंद प्राप्त होता है, उसी अध्ययन से हमारे भाषा में प्रभावशीलता की वृद्धि होती है, साथ ही साथ उसी अध्ययन से हमारे कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। उस आनंद का मुख्य उद्देश्य तो तब हमें मालूम चलता है, उस अध्ययन से जो हमें आनंद मिला है उसका उद्देश्य तब सिद्ध होता है जब हम अकेले में होते हैं या फिर आराम कर रहे होते हैं। अध्ययन हमारी बात करने के तरीके में प्रभाव लाता है, इससे हम किसी भी कार्य करने में, निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। अगर किसी भी जीवन के पड़ाव में देखा जाए, जब कभी भी कोई काम करना होता है, जब कभी भी भाषा में प्रभावशीलता लानी होती है, आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट लाना होता है, तो लोग अक्सर कहते हैं कि आप किताबें पढ़ना शुरू कर दो। जब आप किताबें पढ़ते हो तो आपको अलग अलग प्रकार के विचार मिलते हैं, अलग अलग प्रकार का ज्ञान मिलता है और उससे आप अपने व्यक्तित्व में निखार भी लाते हो। समझ में आ गया। फिर वो क्या कहते हैं कि बेकन के अनुसार एक अनुभवी व्यक्ति सीमित क्षेत्र में अच्छी तरह कार्य कर लेता है, किंतु एक विस्तृत कार्य को करने में और बड़े व्यापक का नियोजन करने में एक प्रशिक्षित व्यक्ति ही सफल रह सकता है। यहाँ बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया। अगर आप छोटे मोटे कोई काम करते हो और नॉर्मल अगर कोई आपके पास नॉलेज है तो यू कैन डू इट, लेकिन फॉर दोज वर्क विच आर ग्रेट और विच आर वेरी इफेक्टिव एंड फॉर दैट टाइम ओनली लर्न पीपल कैन डू इट। समझ में आ गया। तो प्रशिक्षित व्यक्ति जिनको कि ना सिर्फ ज्ञान हो बल्कि उस ज्ञान का उन्होंने उसको एक्सपीरियंस भी लिया हो, उस ज्ञान को उन्होंने यूटिलाइज भी किया हो, उनके पास अनुभव हो, तब जाके वो एक प्रशिक्षित और शिक्षित व्यक्ति में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। तो साधारण कार्य को एक शिक्षित व्यक्ति कर सकता है, लेकिन प्रशिक्षित व्यक्ति एक ब्रॉड लेवल के काम को कर सकता है। समझ में आ गया। आगे आते हैं। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ, to use them too much for ornament is affectation, to make judgment wholly by their rules is the humor of a scholar। वो अगली बात क्या कहते हैं कि अब एक अनुभव व्यक्ति, तो इन्होंने इतनी बात बता दिया और यहाँ पे वो बहुत बड़ी बात फिर से बोल देते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टडी पे समय व्यतीत करना, बहुत ज़्यादा स्टडी पे समय व्यतीत करना ये कहीं ना कहीं स्लॉथ हो जाता है, मतलब ये उतना कारीगर नहीं होता है। ठीक है। और आनंद के लिए बहुत अधिक पढ़ने से हम जानते हैं कि आलस भी आता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते हो तो आपके अंदर आलसपन आ जाता है। ठीक है। और अपने बातचीत को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अगर आप अध्ययन का आवश्यकता से अधिक प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो आप उस समय बनावटी हो जाते हैं। लोग नहीं कहते हैं कि कुछ समय आप अपने नॉलेज का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, एट दैट टाइम व्हेन यू यूज टू मच योर नॉलेज वाइल टॉकिंग टू वन अनदर, दैट टाइम योर पर्सनालिटी विल जस्ट बी द अफेक्टिव सॉरी, इस तरीके से। ठीक है। तो बनावटी बन जाता है केवल। अब यहाँ पे बनावटी बन जाता है। ठीक है। अब देखा जाए
तो यहाँ पे एक और बात वो कहते हैं कि टू मेक जजमेंट होली बाय दियर रूल्स, यानी कि केवल पुस्तकीय नियमों के आधार पर निर्णय लेने से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति उतने अच्छा निर्णय नहीं ले सकता है, ऐसा ये कहते हैं। द परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्ट बाई एक्सपीरियंस फॉर नेचुरल एबिलिटीज एंड लाइक नेचुरल प्लांट दैट नीड्स pruning by study and studies themselves to give forth direction too much at large except they be bounded in by experience। अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं कि अध्ययन के द्वारा स्वाभाविक गुण का विकास किया जा सकता है और अपने आप को परिपक्व भी बनाया जा सकता है। व्यवहारिक अनुभव इसे पूर्ण रूप से एक अच्छा रूप प्रदान करता है। स्वाभाविक गुण धीरे धीरे बिल्कुल उस पौधे की भांति होता है, जिस प्रकार से हम किसी पौधे को काट छांट कर एक अच्छा रूप देते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा जो स्वाभाविक गुण होता है इसमें भी कहीं ना कहीं काट छांट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम अपने अनुभव की सहायता से करते हैं और उसे बदलने का प्रयास करते हैं। ठीक है। क्राफ्टी मैन कंडम्ड स्टडी, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन टू यूज देम। यहाँ पे जो मूर्ख लोग होते हैं, ठीक है, साधारण और जो मूर्ख लोग होते हैं वो अध्ययन की प्रशंसा करते हैं, जबकि वहीं पे बुद्धिमान लोग इसका उपयोग कर लेते हैं और दुष्ट लोग इसका विरोध करते हैं। यहाँ क्राफ्टी मैन का मतलब होता है दुष्ट लोग, जो कि हमेशा अध्ययन का विरोध करते हैं। साधारण जो लोग होते हैं वो कहते हैं हाँ भाई नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, उससे पढ़कर जो नॉलेज हासिल करते हैं वो उससे अपने आप को एक अच्छा व्यक्तित्व के रूप में निखार लेते हैं। For they reach not their own use, but that is a wisdom without them and above them, won by observation। अब अगर मैं बात करूं कि अध्ययन का किस प्रकार प्रयोग किया जाए, कि यह एक अधिक महत्वपूर्ण कला है जिसको व्यवहारिक अनुभव के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पे ये अच्छी बात कहते हैं कि जो अध्ययन है ना, ये एक हमारा व्यवहारिक कला है। मतलब जो आप अध्ययन प्राप्त करते हैं किताबी ज्ञान के साथ साथ इसको यूटिलाइज करके अपने भाषा में प्रभावशीलता लाकर, अपने विचार को तार्किक बनाकर, अपने शब्दों को एक भारी और कह सकते हैं महत्वपूर्ण शब्द में लाकर अपने विचारों को आप अपने आप को एक व्यवहारिक जीवन में भी अच्छा व्यक्तित्व के रूप में निखार सकते हैं। साथ ही साथ आप उस समय ठीक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह ही उस ज्ञान का यूज करके आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है। रीड नॉट टू कंट्रडिक्ट एंड कंफ्यूट, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, बट टू वेब एंड कंसीडर। कितनी अच्छी बात कहते हैं। यहाँ पे वेब एंड कंसीडर का मतलब होता है जज एंड थिंक ओवर, यानी सोच विचार करने के लिए। वो कहते हैं बैकन कि अध्ययन करने का उद्देश्य हमें हमेशा सकारात्मक रूप में रखना चाहिए। हमें अध्ययन का प्रयोग ना तो किसी की बात को काटने के लिए करना चाहिए और ना ही उस अध्ययन का प्रयोग करके हम किसी को चुनौती देना शुरू कर दें। समझ में आ गया। और ये बात भी नहीं है कि जो कुछ भी पुस्तक में लिखा है उसे बिना किसी बात विचार की दे, बिना किसी विमर्श के हम उन सभी बातों को मान लें। तो कितनी अच्छी बात कहते हैं कि आप जो पढ़ाई करते हैं इसका यूज सकारात्मक रूप में करिए, ना कि नकारात्मक रूप में। आप किसी से बहस करने के लिए अपने ज्ञान का प्रयोग मत करिए, आप किसी को अपमानित करने के लिए अपने ज्ञान का प्रयोग मत करिए, आप किसी के साथ झगड़ा लड़ाई करने के लिए ज्ञान का प्रयोग मत करिए, आप किसी के बात को काटने के लिए भी ज्ञान का प्रयोग मत करिए और ना ही किसी को चुनौती देने के लिए। और साथ ही साथ आप किताब में लिखे हुए हर एक तथ्यों पर विचार विमर्श करिए, तब जाके आप विश्वास करिए कि हाँ भाई जो कुछ भी किताब में लिखा है उसका सेंस ये है। समझ में आ गया। Some books are to be tested, other to be swallowed, ठीक है, and some few to be chewed and digested. That is, some books are to be read only in parts, other to be read but not curiously, and some few to be read wholly and with diligence and attention। यहाँ पे फिर वो बहुत बड़ी बात बोल देते हैं। वो कहते हैं कि पुस्तक में दिए गए विचारों का मूल्यांकन करने के बाद ही आप उनको सही समझें और केवल कुछ ही पुस्तकें समझकर ध्यान देकर पढ़ने के लिए होती हैं। समझ में आ गया। सिर्फ और सिर्फ सम बुक्स आल्सो मे बी रेड बाय डिप्यूटी एंड एक्सपेक्ट। समझ में आ गया। मतलब कि यहाँ पे एक बड़ी बात बोलते हुए कितनी अच्छी बात मतलब बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि
पुस्तक में दिए गए सभी विचारों को ऐसा नहीं कि तुरंत आपने मान लिया उसको स्वीकार कर लिया। केवल कुछ ही पुस्तकें ऐसी होती हैं जिन्हें ध्यान देकर पढ़ने की ज़रूरत है। सभी पुस्तकों को ध्यान देकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अधिकतर पुस्तकें सहायक पुस्तकों की सहायता से पढ़ी जा सकती हैं, जिनमें मूल पुस्तक जो होता है, जो महत्वपूर्ण अंश जो होता है, उसे हमें गंभीरता से लेनी चाहिए। ऐसा कौन बोल रहा है? तो ऐसा तुम्हारे फ्रांसिस बैकन बोल रहे हैं। ठीक है। Some books also may be read by deputy and extract made of them by others, but that would be only in the less important arguments. And the manner sort of books, else distilled books are also common distilled water fleshy things. यहाँ देखो क्या कहते हैं कि साधारण स्तर की जो पुस्तकें होती हैं, ठीक है, जो उनको हम सहायक ग्रंथों की सहायता से हम पढ़ सकते हैं। और हम अगर इन सहायक पुस्तकों को सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल, अगर इन पुस्तकों को स्वच्छ किए गए तो इससे हमें उस जल के समान मतलब कि भाव मिलता है, जिसकी गहराई में जाकर हम हर एक चीज़ का आंकड़ा निकाल सकें। जो भी किताब वगैरह है तो इन सबको हम पढ़ते तो हैं, और पढ़ने के साथ साथ इन पे आर्गूमेंट भी करते हैं। और बिना आर्गूमेंट में, जैसे मान लो कि कोई पुस्तक में कोई भी तथ्य दिया गया है तो उसको तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरे पुस्तकों की सहायता से हम उस पर तर्क कर सकते हैं, दूसरे पुस्तकों की सहायता से हम उस पर विचार कर सकते हैं, और वो बिल्कुल उस पानी के समान है जो बिल्कुल गंदा नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा है, जिसमें जाने के बाद भी हम पानी के अंदर के सभी चीज़ों को देख पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जो आप दूसरे बुक की सहायता से किसी बुक के किसी तथ्य पर विचार विमर्श करते हो तो आपको उस टॉपिक के बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से ज्ञान मिल जाता है। ये सेंस है। रीडिंग मेक्स अ फूल मैन, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। अब देखो यहाँ कितनी बड़ी बात बोलते हैं कि पढ़ना लिखना और बात करना, ये अलग अलग प्रभाव वाले हमारे अध्ययन के 3 रूप होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ ये अब जिक्र करना शुरू कर देते हैं पढ़ने के बारे में, ठीक है, कॉन्फ्रेंस यानी बात विचार करने के बारे में, और राइटिंग का मतलब होता है लिखने के बारे में। तो कहते हैं कि पढ़ने लिखने से एक अच्छा व्यक्ति तो तैयार होता है, बातचीत करने से हम किसी भी मुद्दे पे तर्क करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और लिखने पढ़ने से हम एक एग्जैक्ट मैन भी बन जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अध्ययन से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, लिखने से हमारी अंदर की सटीकता बढ़ती है, और बात विचार करने से हम प्रत्येक विषय पर बोलने के लिए भी अपने आप को सक्षम बना लेते हैं। ऐसा कौन बोल रहा है बाबू? तो ऐसा तुम्हारे फ्रांसिस बैकन बोल रहे हैं। ठीक है। एंड देयरफॉर इफ ए मैन राइट लिटिल, और इसलिए अगर कोई व्यक्ति बहुत कम लिखता है, ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी, तो उसे कहीं ना कहीं ग्रेट मेमोरी की आवश्यकता है। इफ़ ही कन्फर लिटिल, ठीक है, अगर वो कम बातें करता है, ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विद, तो उसे अलग अलग प्रकार के प्रेजेंट विद की आवश्यकता होती है। एंड इफ ही रेड लिटिल, ही हैड नीड हैव मच कनिंग। अब देखो, टू सीम टू नो डैट ही डॉट नॉट। अब इन सभी के बारे में एग्जैक्ट जानकारी हासिल कर लो कि कहना क्या चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कम लिखता है तो वो अपने अंदर की स्मरण की जो शक्ति है उसे बढ़ाना चाहिए, किस तरीके से वो लिखे और उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। अगर वो कम बातचीत करता है, ठीक है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो बुद्धि है उसकी कमी रहती है, तो उसे बढ़ाना चाहिए ताकि वो बात विचार कर पाए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम कम पढ़ते हैं तो इससे हमारा जो ज्ञान है वो एक सीमित क्षेत्र में हो जाता है। इसीलिए तीनों ही चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, रीडिंग, कॉन्फ्रेंस यानी कि बातचीत, और राइटिंग। अब तीनों चीज़ हम करेंगे तो हमारे अंदर अलग अलग प्रकार की चीज़ों की वृद्धि होगी। इसमें क्या क्या कि जब हम लिखते हैं या फिर अध्ययन करते हैं तो पहली बात कि रीडिंग से हमें ज्ञान मिल जाता है। दूसरी बात, लिखने से हमारे अंदर की सटीकता और बढ़ जाती है। जैसे मान लो कि हम लोग कहते हैं ना अक्सर कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है, पढ़ने के बाद उसे लिखने का प्रयास करो। जब आप उसे लिखते हो तो लिखने के टाइम आपके अंदर की जो सटीकता है उसके बारे में जो और भी ज़्यादा नॉलेज है, अपने आप को कॉन्फिडेंट बना लेते हो कि हाँ इसके बारे में क्या बात कहनी है और क्या बात लिखनी है। ठीक उसी प्रकार से अध्ययन से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, लिखने से हमारे अंदर सटीकता बढ़ती है, और बात विचार करने से किसी भी विषय में बात करने के लिए हम अपने आप को सक्षम बना लेते हैं। और फिर उसकी अलग बात क्या है कि अगर हम वार्ता करते हैं, अगर हम कम बातचीत करते हैं तो हमारे अंदर की बुद्धि में कमी आती है। ठीक है, और यदि हम कम पढ़ते हैं तो हमारा ज्ञान सीमित हो जाता है, और यदि हम कम लिखते हैं
तो इसके कारण हमारी जो स्मरण शक्ति है वो कम हो जाती है। तो उस दशा में और उस योग में बता दूं आपको कि हम जो कुछ नहीं जानते हैं उसे भी जानकार होने का दिखावा करना पड़ता है। इसीलिए हमें हमेशा रीडिंग, राइटिंग और कॉन्फ्रेंस यानी बातचीत, इन तीनों के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। हिस्ट्रीज मैक्स मैन वाइज, यानी कि जो इतिहास होते हैं ना लोगों को बुद्धिमान बनाते हैं। पोएट्स विटी, यानी जो कवि लोग होते हैं इनके अंदर कुछ अलग ही बदलाव आता है। यहाँ पे कवि का मानना ये है कि अलग अलग विषयों पर ये प्रभाव डालते हैं और अलग अलग विषयों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हिस्ट्री जो होता है वो एक विद्वान व्यक्ति को बनाता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि जो कविता है वो एक व्यवहारिक व्यक्ति को तैयार कराता है। समझ में आ गया? द मैथमेटिक्स सब स्टाइल, और वहीं पे जो गणित है वो हमारे अंदर एकाग्रता को बढ़ाता है। नेचुरल फिलॉसफी डीप, और इसके बाद मैं बात करूं कि हमारे अंदर के जो दर्शन है, ये दर्शन क्या करता है कि हमारे अंदर की गहराई को बढ़ाता है और साथ ही साथ जो आगे हमारा आने वाला मोरल है जिसे हम नैतिक कहते हैं, इस नैतिकता से हमारे अंदर की गंभीरता भी बढ़ जाती है। समझ में आ गया? एबल टू कंटेंट, ठीक है। एविएंट स्टडी इन मोर्स स्टडीज पास into and influence manners. Nay, there is no stone or impediment in the wheat, but may be wrought by outfit studies. Like a disease of body may have appropriate exercise. Bowling is good. Bowling is good for the stone and reins. Shooting for the lungs and breast. Gentle walking for the stomach. Riding for the head and the like. So, if a man's wit be wandering, let him study the mathematics. फॉर, अब देखो यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी बात कहते हुए जा रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि विभिन्न विषयों के बारे में उन्होंने जिक्र किया और कहा उन्होंने कि जो भी हम पढ़ते हैं उस नॉलेज से मनुष्य के मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि इतिहास क्या करता है, यहाँ पे हिस्ट्री मैक्स अ मैन वाइज, देखो यहाँ पे हिस्ट्री मैक्स अ मैन वाइज, जो इतिहास होता है ना वो मनुष्य के बुद्धिमानी को बढ़ाता है। वहीं पे इन्होंने कविता के बारे में बोला है, कविता हमारे अंदर व्यवहारिक बुद्धि का विकास कराती है। साथ ही साथ अगर हम गणित पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एकाग्रता में वृद्धि होती है, हमारी सटीकता बढ़ती है, और जो प्राकृतिक दर्शन शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं तो इससे हमारे गहराई बढ़ जाता है किसी चीज़ को समझने की। वहीं पर नैतिक शिक्षा जब हम लेते हैं तो हमारे अंदर की गंभीरता बढ़ जाती है। अब इसके बाद वो कहते हैं कि तर्कशास्त्र और एवं भाषण शास्त्र जो है ये तार्किकता में वृद्धि करता है। अध्ययन का व्यक्तित्व पर प्रभाव भी पड़ता है, अतः मन की सभी कमजोरियां उचित अध्ययन के द्वारा दूर की जा सकती हैं। जैसे कि व्यायाम के द्वारा शारीरिक कमजोरियां दूर हो जाती हैं, वैसे ही हमारे गणित पढ़ने से जो मन इधर उधर भटकता है उसके अंदर एकाग्रता आ जाता है। व्यवहारिक विज्ञान हमारा लापरवाही दूर कर देता है। दर्शन शास्त्र वगैरह की जानकारी लेने पर वस्तुओं में भेद करने की शक्ति का विकास होता है, समझने का विकास होता है। कानूनी मुकदमे पढ़ने से किसी विचार के पक्ष में उदाहरण देने की क्षमता का विकास होता है। इस प्रकार से मन के कमजोरी को हम स्टडी के द्वारा दूर कर सकते हैं। आप देख रहे हो कैसे इन्होंने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिया है। अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, बॉलिंग इज गुड फॉर द स्टोन एंड द शूटिंग, ठीक है। और इस तरीके से अगर हम चाहें तो अपनी स्टडी की सहायता से अपने शरीर के अंदर के हर एक चीज़ों को दूर कर सकते हैं, हर एक कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। इफ़ यू अंडरस्टैंड समथिंग हैविंग सीन दिस वीडियो देन like this channel, subscribe, like this video, not channel, and subscribe this channel and share this video to your friends who can see it and perform better in their examination. Thank you. Jai Hind.